मोहन अपने आलू के ठेले को लेकर बाजार गया होता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी आलू नहीं बिकता। फिर शाम को अचानक मौसम करवट लेता है। बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है और फिर अचानक से तेज बारिश आ जाती है। हे भगवान, एक तो वैसे ही सुबह से एक भी आलू नहीं बिका, ऊपर से मेरे सारे आलू बारिश में भीगकर खराब हो गए। अब मैं क्या ही बेचूंगा। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ परेशान होकर घर की तरफ आ ही रहा था कि तभी सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका पैर फंस जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। मोहन अब उसी हाल में जैसे तैसे अपने ठेले के साथ घर पहुंचता है, लेकिन उसके पैरों से काफी खून निकल रहा होता है। उसकी पत्नी रेखा और 8 साल का बेटा मोंटू और 5 साल की बेटी रिया उसे ऐसे देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अरे ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लगी? बस यूं समझ लो रेखा, जब जिंदगी खराब चल रही हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये भी उसी का ही एक नतीजा है। कोई बात नहीं, आप कपड़े बदल लीजिए, फिर मैं दवा कर आपकी पट्टी कर देती हूँ। अब मोहन बेड रेस्ट पर ही रहता है। पहले तो जैसे तैसे घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि घर में राशन भी नहीं रहा। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। दोनों बच्चे भी उदास बैठे थे। उनको उदास देख रेखा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? माँ, बाबा बाहर काम पर नहीं जा सकते और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ अपनी इस भूख का? ये है कि बार बार लगी जाती है। लेकिन कोई बात नहीं माँ, आप उदास मत हो, हम पानी पीकर ही गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो हर जगह काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो उदास होकर घर लौट आती है। अपने परिवार की लाचारी देख बिस्तर पर पड़ा मोहन कहता है, मुझे माफ करना बच्चों। रेखा, अपनी इस चोट के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा और मेरे कारण तुम सबको भूखा ही रहना पड़ रहा है। न जाने मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे, लेकिन मुझे तो डर है कहीं घर में रखे ये सारे आलू खराब न हो जाएं। अपने पति की बात सुनकर रेखा को एक विचार आता है, अगर आलू बाजार में जाकर बेचूं तो भी हमारी इतनी आमदनी नहीं होगी, और अगर ये बारिश में खराब हो गए तो हमारा काफी नुकसान होगा। इसलिए मैं सोच रही थी, अब क्यों ना हम इस आलू के समोसे बनाकर बेचें। आप तो जानते ही हैं बच्चों को मेरे हाथ के चटपटे समोसे कितने पसंद है। आप ठीक कहती हो माँ। आपको पता है, हमारे स्कूल के गेट के पास एक अंकल समोसे कचौड़ी बनाकर बेचते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चे उससे खरीदकर खाते हैं। एक बार रौनक ने मुझे भी दिलवाया था, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही बेकार था। आपके चटपटे समोसे के आगे तो वो सब फेल है। हाँ माँ, अगर आप भी समोसे बनाकर बेचो ना तो आपको खूब मुनाफा होगा। बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, तुम्हारे हाथों के चटपटे समोसे तो सचमुच बड़े ही बेहतरीन होते हैं। उन सब की बात रेखा को पसंद आ जाती है और वो अपनी चांदी की माला सुनार को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। फिर उससे जरूरत का सामान खरीदती है। फिर अगले ही दिन उन आलू के चटपटे समोसे और साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाकर वो बाजार में बेचने चली जाती है। चटपटे समोसे, करारे करारे समोसे ले लो, आइए आइए, और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए। बहन जी, समोसा लगाना, और हाँ, चटनी ज्यादा रखना है। वैसे कितने का है एक समोसा? समोसा नहीं भाई साहब, बल्कि चटपटा समोसा कहिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए में एक। ठीक है, फिर 2 समोसे लगा दो। रेखा जल्दी से उसके लिए चटपटे समोसे लगाती है, जिसे खाते ही ग्राहक बहुत खुश होता है और वो उसकी खूब तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। आहा, मजा ही आ गया इस बारिश के मौसम में ऐसे समोसे खाकर। ऐसा करो, 8 समोसे पैक कर दो, घर पर सबके लिए लेकर जाऊंगा, सब बहुत खुश होंगे। आहा। जी अच्छी बात है। उस ग्राहक की ये बात आसपास के लोग सुन लेते हैं और वो सब उसके ठेले पर आते हैं और उसके समोसे खरीदते हैं। पहले ही दिन उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। ये देख रेखा बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी शाम को घर चली जाती है। उस रोज वो रात को बड़े दिनों बाद सबके लिए खाने में पनीर की सब्जी बनाती है। अब ये सिलसिला हर रोज चलता है। वो रोज समोसे बनाती और बाजार में ले जाकर बेचती। ऐसे ही एक रोज वो बाजार में ठेला लगाकर खड़ी होती है कि तभी मौसम करवट लेता है। उस रोज रिया भी उसके साथ ठेले पर आई हुई होती है।
हे भगवान, लगता है बहुत जोरों की बारिश शुरू होने वाली है। रिया बेटी, ठेले के नीचे त्रिपाल है, जल्दी से देना मुझे। हाँ माँ, अभी देती हूँ। रेखा जैसे ही वो त्रिपाल बांधती है वैसे ही जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। माँ, बादलों की गड़गड़ाहट से मुझे डर लग रहा है। देखो ना, बिजली भी कितनी जोरों की कड़क रही है। फिर बारिश और भी तेज और टेढ़ी होने लगती है, जिसके चलते अब त्रिपाल भी बारिश रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से सारा पानी उनके समोसों पर आ गिरता है और सारे समोसे खराब हो जाते हैं। उस रोज उनकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती, ऊपर से उनके सारे समोसे भी खराब हो गए। परेशान होकर रेखा घर आती है, लेकिन अगले दिन से वो अच्छे से अपने ठेले को सफेद पिन्नी बांध देती है और बाजार में समोसे बेचने निकल पड़ती है। हे भगवान, कल तो मेरा नुकसान हो गया, लेकिन आज मेरा कोई नुकसान ना हो। लेकिन तभी अचानक तेज आंधी तूफान आता है और एक बड़ा सा पेड़ आकर उसके ठेले पर गिर जाता है, जिससे उनका सारा ठेला टूट जाता है। हे भगवान, तूने हम गरीबों के नसीब में ना जाने कितने दुख लिखे। अब तो मेरा ठेला भी नहीं रहा, अब मैं अपने समोसे कैसे बेचूंगी। अगले कुछ दिन तक रेखा अब घर पर ही रहती है, लेकिन फिर एक रोज उसे एक आदमी की आवाज आती है जो सर पर टोकरी लाद कर गली गली जामुन बेच रहा था। ये देख रेखा को एक विचार आता है और वो सर पर टोकरी लाद कर समोसे बेचने निकल पड़ती है और ऊपर से बड़ी पिन्नी से उस टोकरी को ढक लेती है। बाहर तेज बारिश शुरू होने वाली थी, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए रेखा सर पर टोकरी उठाए बारिश में समोसे बेचने निकल पड़ती है। मोंटू भी उसके साथ काम पर जाने की जिद करता है। वो भी अपनी माँ के साथ चल पड़ता है। बारिश में गली गली घूम घूम कर वो चटपटे समोसे बेचते हैं। टोकरी को तो उन्होंने पन्नी से ढका हुआ था, इसलिए समोसे तो खराब नहीं हुए, लेकिन बारिश में भीगने के कारण मोंटी की तबीयत खराब हो जाती है और वो छींके मारने लगता है। अरे मोंटी, तेरी तो तबीयत खराब हो रही है। ऐसा कर, बारिश के मौसम में तुम काम पर मत आया करो, बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो दोनों घूमते घूमते रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां काफी लोगों की भीड़ होती है। अरे, यहाँ तो कितने सारे लोग ट्रेन के इंतजार में बैठे हैं। अब से मैं यही प्लेटफॉर्म पर आकर ही समोसे बेचूंगी। अगले दिन रेखा सड़कों पर घूमने की जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर चटपटे समोसे बेचती है, जहाँ कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसके पास लग जाती है और लोगों को उसके समोसे काफी पसंद आते हैं और अब उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगती है। बहन जी, आपके चटपटे समोसे तो सचमुच बहुत लाजवाब है। अब मुझे 2 समोसे और चटनी और देना जरा। अब रेखा फिर से अच्छे पैसे कमाने लगी, लेकिन अब वो साथ साथ बचत भी करने लगी। लेकिन उसका काम अच्छा चलने के कारण आसपास के फेरी वालों की बिक्री कम हो गई। अब चंदू समोसे वाले से कोई भी समोसे नहीं लेता। जब से इस औरत ने अपने चटपटे समोसे बेचने शुरू किए हैं, मेरी आमदनी काफी कम हो गई है। अब तो एक ही आइडिया है, इसको अपने साथ काम में लगा लूं। मेहनत होगी सारी इसकी और कमाई करूंगा मैं। इसी विचार के साथ वो रेखा के पास ही प्रस्ताव लेकर जाता है, लेकिन वो उसे इसके लिए मना कर देती है। रेखा के इनकार करने पर चंदू अपने आदमी को नकली पुलिस वाला बनाकर उनके पास भेजता है। चलो यहाँ से, अब से तुम यहाँ समोसे नहीं बेचोगी। लेकिन क्यों साहब, मैं तो बराबर यहाँ ये लगाने का टैक्स भरती हूँ। लेकिन तभी वहाँ असली पुलिस वाला आ जाता है, जो कि रेखा के ठेले पर रोज समोसे खाने आता था। वो उस आदमी को नकली पुलिस वाला बनने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। माफ कर दो साहब, ये सब मैंने चंदू हलवाई के कहने पर किया था। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब रेखा बिना किसी डर के समोसे बेचने लगती है। कुछ दिनों बाद मोहन भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और वो भी उसकी इस काम में मदद करने लगता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं और अपने लिए एक बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं, जिसमें हर सुख सुविधा होती है। हाय, मेरा बचपन से सपना था कि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सामने नदी में समुद्र या झील दिखे। लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलते ही जग्गू हलवाई की दुकान दिखती है और उसकी दुकान में भिन भिनाती है मक्खियों का झुंड। बेटी उठ गई तो चल अब नहा भी ले, देख सूरज सर पर आ गया है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन ये जग्गू हलवाई अपनी बड़ी बड़ी मूछें लिए जरूर सामने खड़ा है। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह सुबह ये खिड़की मत खोला करो, इसे ऐसे खोल देती हो जैसे सामने गोवा का समुंदर बह रहा हो। तू दुखी मत हो बेटी,
तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ के लाया हूं जिसके सामने समुद्र तो नहीं, लेकिन यमुना जरूर बहती है और बहुत बड़ा मकान है उनका। देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच में पापा? हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नदी और उसके सामने मेरा घर। वाह 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 वाह। लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ तो बताइए। सब पता चल जाएगा भाग्यवान। पहले तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आज ही लड़के के घर जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी के पैर में चोट आ गई है, इसलिए उन्होंने हमें ही अपने घर बुलाया है। इसी बहाने सोनल भी अपना नया घर देख लेगी। कुछ देर बाद वो सभी लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। घर सच में बहुत बड़ा होता है। वाह वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर बना रखा है। तभी लड़के के पिता उससे बोले, वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर परिवार आगे बढ़ता रहा तो घर भी और आगे बढ़ता रहा। बहन जी, आप यूं समझ लीजिए कि ये सारा घर हमारा ही है। क्या हमारा है? सारा तो अवैध कब्जा कर रखा है। तुम चुप करो जी। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेता, और वैसे भी कुछ सालों में तो सरकार इसे वैध कर ही देगी। उधर सोनल उदित के साथ ऊपर वाले कमरे का व्यू देखकर खुश हो रही थी। देखो क्या मस्त व्यू दिखता है हमारे कमरे से। अरे लोग तो मरते हैं शहरों में ये गोवा वाली फीलिंग लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा जी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या मैं आपको पसंद हूं? आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन घर आकर सोनल के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। तुमने देखा ना कि उन लोगों ने कैसे यमुना जी पर कब्जा किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो उसी घर में जाऊंगी। आई बड़ी, उसी घर में जाऊंगी। यहां तो तेरे एक बाल्टी पानी ही उठाने में हाथ दुखते हैं। भगवान न करे अगर कभी वहां पानी भर गया तो तू इतना पानी कैसे निकालेगी? हाँ। लेकिन सोनल उनकी एक नहीं सुनती। उसे तो बस वही कमरा चाहिए था जहां से रिवर व्यू दिखे। फिर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और फिर उदित और सोनल की शादी हो जाती है। अरे बहू, अब नीचे भी आ जा। सारा दिन कमरे में बैठी बैठी बस ये रिवर व्यू ही देखती रहती है। इस कमरे से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोवा के होटल रूम में हूँ। पर काश यहाँ रूम सर्विस भी हो जाती। फिर सोनम घर के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन उसकी सास उसे अपने साथ यमुना घाट पर कपड़े धोने ले जाती है। वाह, कितना मजा आ रहा है। कपड़े धोने के बाद वो सारा साबुन वाला गंदा पानी यमुना नदी में बहा देती है। तभी कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो उनसे कहते हैं, छी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे गंदा क्यों कर दिया? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जा जा, आया बड़ा। तभी अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, मजा आ रहा है ना? आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर लाती हूँ। फिर रिवर व्यू में पड़ रही बारिश को बड़े मजे से देखेंगे। इसी तरह अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक तरफ जहाँ बहू बारिश के मौसम के व्यू के मजे ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और ससुर परेशान थे। देखो जी, ये बारिश तो 2 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। याद है ना, आज से 20 साल पहले जो हुआ था? हाँ हाँ, याद है। यही सोचकर तो जी घबरा रहा है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था यमुना नदी के घर में मत घुसो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घरों में घुसेगी। तुम चुप करो जी। सोनल उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। सोनल बेटा, ठीक तो हो ना? नहीं पापा, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है, यमुना जी पहले अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही रह गई है। अब तब तो बेटा वो पानी कल तक तुम्हारे घरों में भी आ जाएगा। तुम्हें आज ही वहां से निकलना होगा। ये सुनकर सोनल परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, जल्दी से सारा सामान बांधकर ऊपर वाले कमरे में रख दो, यहाँ कभी भी पानी भर सकता है। वो सभी मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख देते हैं कि तभी नीचे पानी घर के अंदर आ जाता है। सोनल और वो सभी पानी बाल्टी से भरकर बाहर फेंक रहे होते हैं कि तभी एक लंबा सा सांप पानी में आ जाता है। सांप, सांप! वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं?
इससे अच्छी तो जग्गू हलवाई की दुकान थी। भले ही वहाँ मक्खियों का ढेर दिखता था, लेकिन इस तरह सांप तो नहीं आता था। तभी उनके घर बचाव दल के लोग आते हैं। जल्दी से यह घर खाली करो, यमुना कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। सभी जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में उनका मकान बाढ़ के पानी में बह जाता है। ये क्या, हमारा घर, सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? ये क्या हो गया, हम बर्बाद हो गए। पापा, मम्मी। तभी सोनल डूबते हुए घर की तरफ भागती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी की सीडी एल्बम, मेरी शादी का जोड़ा और मेरे गहने। सोनल, जान है तो जहान है, छोड़ो अब वो सब। वहीं खड़ी सोनल की सास वो सब चुपचाप देख रही थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उसने जो यमुना के घर में घुसने की गलती की थी, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। लेकिन बेचारी सोनल, जो नई नई शादी करके अपने सपनों के घर रिवर व्यू का मजा लेने आई थी, उसका वो सपना पल भर में ही चकनाचूर हो गया और वो बाढ़ का पानी सामान के साथ साथ उसके सपनों को भी बहा कर ले गया। साहब, 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, क्या मुझे थोड़ी बहुत पगार मिल सकती है? तुम लोगों का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? अरे मालिक, इतनी मेहनत हम लोग पैसे कमाने के लिए ही तो करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है मालिक। इतना कहकर मंकू अपने मजदूर दोस्त राजेश के साथ वहाँ से चला गया। यार मंकू, सोमवार को ये बुढ़ा पैसे दे दे, उसके बाद मैं काम पर ही नहीं आऊंगा यार। वैसे भी मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। उसने कहा है कि पापा, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मंकू, काश तेरा भी कोई बेटा होता, तो इस बुढ़ापे में तुझे इन जैसे हरामखोरों की बातें सुननी नहीं पड़ती और न ही पैसों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता। राजेश, बच्चों को इस लालच में पाल पोस कर बड़ा नहीं किया जाता कि बुढ़ापे में वो हमारी मदद करेंगे। मुझे पता है कि तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरा कोई बेटा नहीं है, बल्कि मेरी एक बेटी है। इतना कहकर मंकू अपने घर चला गया। रात में खाना खाने के बाद मंकू अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ, 2 दिन बाद मिल जाएंगे। अरे वो बात नहीं है, मुझे तो अपने परम मित्र राजेश की बात को सोच सोचकर गुस्सा आ रहा है। अरे वो तो 1 नंबर का नशेड़ी आदमी है। मैंने कितनी बार कहा है कि उससे दोस्ती तोड़ दो। वैसे ऐसा क्या कह दिया उसने कि आपका मुंह लटका हुआ है? जब मालिक ने पैसे नहीं दिए तो मैं उदास होकर अपने घर आ रहा था। राजेश भी साथ में था, तो उसने कहा कि बस एक बार मुझे पैसे मिल जाने दे, फिर मैं मेहनत मजदूरी करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की नौकरी लग गई है और अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो है कुल मिलाकर मुझे ताना मार रहा था। उसके कहने का मतलब यही था कि हमारी एक बेटी है, बेटी की जगह अगर हमारा बेटा होता तो वो हमें कमा के खिलाता। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई भला? ये सब बातें उसकी बेटी माधुरी ने सुन ली। अगले दिन वो गांव में ही अपनी सहेली निर्मला के साथ घूम रही थी और उससे बातचीत कर रही थी। यार निर्मला, हम लोग गरीब हैं, तेरा भी कोई भाई नहीं है और मेरा भी कोई भाई नहीं है। मेरे पिता इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने किसी तरह मुझे पढ़ा लिखा दिया है, तो क्या मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती? मैंने तो तुझसे कितनी बार कहा है कि तू कोई भी काम शुरू कर दे। मैंने तो बचपन में सिलाई सीख ली थी। कुछ पैसे इकट्ठा करके मैंने मशीन ले ली और गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलती हूँ, जिससे मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती हूँ। लेकिन मुझे तो सिलाई आती नहीं और ना ही मशीन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। तेरे पास कोई ऐसा प्लान है क्या जिससे मैं अभी काम शुरू करूँ और तुरंत से कमाई शुरू हो जाए, और वो भी अच्छी खासी? पर मुझे कोई नौकरी मत बताना, खुद का कोई काम का आइडिया हो तो ही बताना। तभी वहाँ से गाँव के कुछ बच्चे गुजरे। अरे निर्मला दीदी, कल से पास वाले गांव में ना मेला लगने वाला है, आप लोग चलोगे ना? पूरा गांव जा रहा है, वहाँ हमें पापड़ी और पानी पूरी खाने को मिलेंगे। इतना कहकर वो बच्चे वहाँ से चले गए। तभी निर्मला के दिमाग में एक आइडिया आया। अपने गांव में, यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी कोई पानी पूरी वाला नहीं है। अगर तू पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर दे तो पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए 4-5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। लेकिन मैं एक लड़की हूँ, मैं पानी पूरी का ठेला कैसे लगा सकती हूँ? हाय, आज के जमाने में तू भी कैसी बातें कर रही है माधुरी। तूने उस वड़ा पाव गर्ल के बारे में तो सुना ही होगा। वो भी ठेले पर ही वड़ा पाव लगाती थी और आज देखो कितने बड़े रियलिटी शो में पहुंच गई। आज बड़ी बड़ी कारें हैं उसके पास। और रही बात तेरे पापा की, तो चाचा को मैं मना लूंगी। अरे नहीं, मेरे पापा मना नहीं करेंगे, बल्कि वो तो मेरी मदद करेंगे। लेकिन मैं पापा को सरप्राइज देना चाहती हूँ और उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहती हूँ। तू बता, इस धंधे में कितना पैसा लगेगा शुरू करने में? अरे ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार से शुरू कर सकते हैं। मैं इतने रुपए अपने पापा से तो मांग नहीं सकती। तू तो सिलाई का काम करती है, तू ऐसा कर, आइडिया तूने दिया है तो पैसे भी तू ही दे दे। अरे ये भी कोई कहने की बात है माधुरी?
हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं तुझे पूरे 5,000 रुपए दूंगी, कल से ही काम शुरू कर दे। माधुरी बहुत खुश हुई। उसने इस बारे में रात में अपने पापा से भी बात। पापा, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हमारी छोरियां छोरों से कम है कि लोग आपसे कहते रहते हैं ना कि काश आपके घर एक बेटा पैदा होता। कुछ ही दिनों में लोग ये कहने लगेंगे कि काश हमारे घर एक मंकू की जैसी बेटी पैदा हो जाती। बेटा, मुझे समाज की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुझे जो करना है कर। किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी खुद के दम पर इन गांव वालों को कुछ करके दिखाए, ताकि लोगों के मुंह पर तमाचा पड़े। कुछ दिनों बाद माधुरी ने पानीपुरी का ठेला लगा लिया। गांव में पानीपुरी का ठेला देख सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, आदमी सब उस ठेले पर टूट पड़े। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर लाइन लगने लगी। ये बात जब गांव के प्रधान को पता चली तो उसने अपने आदमियों से कहा, कुछ महीनों से यह पानीपुरी वाली लड़की कुछ ज्यादा ही उछल रही है। इस गांव का लौंडा हमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करता और ये लड़की हमसे आगे निकल रही है। इस काम के लिए इसे कम से कम मेरी मदद तो लेनी चाहिए थी। बिना मेरी परमिशन के इसने गांव में ठेला खोल दिया। पलटा दो उसका ठेला। प्रधान के आदमियों ने माधुरी के पानीपुरी का सारा सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया। एक लड़की होकर पानीपुरी का ठेला लगाकर तो इस गांव की बदनामी कर रही है, और धंधा करने से पहले कम से कम प्रधान जी की परमिशन तो लेनी चाहिए थी ना। पर तूने ऐसा नहीं किया। अब दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना, समझी। प्रधान का आदमी वहाँ से चला गया। माधुरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर मेरी आंख से एक भी आंसू छलका और मैं टूट गई तो मेरे पिताजी और एक गांव वाले कभी भी मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऊपर वाले, तू ही कुछ मदद कर। अगले ही पल एक संत माधुरी के पास आए। अरे बेटी, इस संत को कुछ खिला दो। बाबा, आप देख रहे हैं मेरा ठेला खाली हो चुका है, सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, तू पानी पूरी जमीन से उठा और यही मुझे खिला दे। लगता है बाबा जी को कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। ठीक है, अगर बाबा जी आप खुद कहते हैं तो मैं पानीपुरी खिला देती हूँ। माधुरी ने वो पानीपुरी जमीन से उठाकर संत महात्मा को खिला दिए। बेटा, मैं बनारस से यात्रा के लिए निकला हूँ। ये लो अगरबत्ती। इस अगरबत्ती को अपने ठेले पर लगा देना। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, वो कठिनाइयां खुद ब खुद हार कर तुझसे दूर चली जाएंगी। इतना कहकर वो संत महात्मा वहाँ से चले गए। माधुरी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उसी वक्त वो अगरबत्ती अपने ठेले पर लगा दी। जैसे ही अगरबत्ती का धुआं चारों तरफ फैला, वैसे ही उसका ठेला पानीपुरी से भर गया। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। ये पानीपुरी तो जादू से आ गई। जादुई पानीपुरी। अब माधुरी लोगों को पानीपुरी खिलाती जा रही थी, लेकिन उसके ठेले से ना ही पानीपुरी कम हो रहा था और ना ही चटनी। मैंने तुझे एक छोटा सा काम दिया था, एक लड़की से हार गया तू। एक लड़की का ठेला नहीं पलटा पाया। मैंने उसका सारा सामान फेंक दिया था मालिक। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। लगता है उसने पैसे तो बहुत ही कमा लिए थे, इसलिए उसने दोबारा सारा सामान भर लिया होगा। तुम सब लोग मेरे साथ चलो, देखता हूँ वो लड़की यहाँ पानीपुरी का ठेला कैसे लगाती है। माधुरी बहुत समझदार और चालाक तो थी ही। उसे पता था कि प्रधान या उसके आदमी नुकसान पहुंचाने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए उसने कुछ हवलदारों को अपने ठेले से थोड़ी दूर पर छुपा रखा था। प्रधान अपने आदमियों के साथ वहां पर आया और जैसे ही उसके आदमियों ने ठेले को पलटने की कोशिश की, वैसे ही उनके आदमियों को हवलदारों ने गिरफ्तार कर लिया। प्रधान जी, आप और यहाँ, मैं आपको पानीपुरी खिलाती हूँ। अरे घबराइए मत, मैं आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लूंगी। माधुरी के इतना बोलते ही प्रधान के लालची दिमाग में एक आइडिया आया। अरे बेटा, कम से कम हमसे एक बार इजाजत तो लेनी चाहिए थी। चलो छोड़ो, हम तुम्हें इस गांव में पानीपुरी का बिजनेस करने की परमिशन देते हैं। प्रधान के कोटे से तुमको एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए जमीन मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन हर रोज मुझे, मेरे परिवार और मेरे आदमियों को मुफ्त में पानीपुरी खिलानी पड़ेगी। शर्त मंजूर है प्रधान जी, बस आप अपने वायदे को मत भूलना। सारे गांव वाले गवाह हैं। अगले दिन से प्रधान के सभी आदमी माधुरी के ठेले पर खड़े होकर पानीपुरी खाने लगे। 1 महीना बीत गया और उसके सारे आदमी बीमार पड़ गए, क्योंकि माधुरी दिन भर संत बाबा की दी हुई अगरबत्ती जला देती थी, जिससे वो जादुई पानीपुरी खत्म ही नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही। मैंने अपना वायदा पूरा किया। आप और आपके लोग जिंदगी भर पानीपुरी मुफ्त में खा सकते हैं। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। प्रधान ने वो जमीन माधुरी के नाम कर दी। काश मंकू की बेटी जैसी हमारी भी एक बेटी होती। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो।
शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है। ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियां गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा बोलोगे, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे, तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ। कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे। इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ। जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है।
आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव, कैसे हो? अरे मोहन, अरे तुम शहर से कब आए भैया? हैं? गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं। तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूं, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है। ये क्या, पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूं, ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया है? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुराकर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे कमला, कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। जाओ शीला, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए, पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे। अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं।